नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुका है हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है। ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले खास चर्चा होगी कि एसआईआर पर जो ये गुस्सा दिखाई पड़ रहा है, चाहे संसद हो या फिर सड़क हो या फिर कोई और प्लेटफॉर्म हो, और खासतौर पर पश्चिम बंगाल में, ये कितना राजनीतिक गुस्सा है। क्योंकि जिस तरह की खबरें एसआईआर से जुड़ी हुई आ रही हैं, उससे तो यही लगता है कि ये गुस्सा बिल्कुल राजनीतिक है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं घबराहट है, डर है। इसी पर खास चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। और इसके बाद बात करेंगे कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के एक बार फिर से बोल बिगड़ गए। ऐसी ऐसी बातें सनातन धर्म को लेकर के, हिंदू देवी देवताओं को लेकर कही है, जिससे कि एक बार फिर कांग्रेस के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो जरा समझने की कोशिश करेंगे कि इन लोगों को हो क्या जाता है और क्या ये आत्मघाती भी हो सकता है। इस पर बात करेंगे। और इसके बाद बात करेंगे, अदालतों से कुछ सख्त संदेश आए हैं। एक तो इलाहाबाद हाई कोर्ट से सख्त संदेश आया कि अगर आप धर्मांतरण कर लेते हैं फिर भी आप SC ST का आरक्षण का लाभ लेते रहते हैं, ये गलत है, ये संविधान के साथ धोखाधड़ी है। यूपी सरकार को निर्देश भी दिए हैं कोर्ट ने। और एक और सख्त संदेश सुप्रीम कोर्ट से है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा है कि रोहिंग्या घुसपैठिए जो आते हैं तो उनके लिए क्या रेड कारपेट बिछाएं, लाल कालीन बिछाकर स्वागत करें? क्यों कहा है ये सब करेंगे, इसकी पड़ताल होगी, तमाम बात, तमाम सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों के हिंदू धर्म को लेकर दिए गए विवादित बयान पर भाजपा ने कहा, एक सीएम हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता है तो दूसरा सीएम बच्चों को राधे राधे बोलने से रोकता है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, कांग्रेसी नेताओं की हिंदू धर्म के विरुद्ध घृणा हमेशा आती है सामने। संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध हुआ खत्म। संसद के शीतकालीन सत्र का तीसरे दिन सुचारू रूप से चला प्रश्नकाल और शून्यकाल। दोनों सदनों में कई महत्वपूर्ण विधायी कार्य सूचीबद्ध। फेक न्यूज हमारी डेमोक्रेसी के लिए खतरा, लोकसभा में बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। पीडीएस से जुड़े सवाल पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी दिया जवाब। कहा, जहां भी जरूरत वहां बनेंगे FCI के गोडाउन। पश्चिम बंगाल में चल रहे एसआईआर में सीमावर्ती इलाके में 2002 के लिस्ट से नहीं हो रहा हजारों लोगों के नामों का मिलान। तो राज्य में करीब 40 लाख लोगों की पैतृक पहचान को मिलाने की BLO के सामने बड़ी जिम्मेदारी। और इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, कहा धर्म परिवर्तन करके SC ST आरक्षण का लाभ लेते रहना है गलत। यूपी प्रशासन को तुरंत संज्ञान लेने का दिया निर्देश। तो ये थे इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले खास मेहमानों के साथ हम खास चर्चा करने वाले हैं SIR मुद्दे पर कि क्या कुछ चल रहा है। हालांकि संसद में तो थोड़ा मामला सुलझ गया है, लेकिन पश्चिम बंगाल में जबरदस्त है। संसद से लेकर सड़क तक SIR पर छिड़े संग्राम के बीच पश्चिम बंगाल में मौजूदा सघन पुनरीक्षण अभियान यानी SIR में कई रहस्यों से पर्दा उठने लगा है। आखिर संसद में हो रहे इस हंगामे की वजह क्या है? पश्चिम बंगाल में हो रहे नित नए खुलासे भी ये वजह हो सकती हैं, क्योंकि तभी तो ऐसी घबराहट है। पश्चिम बंगाल के नोदिया में नाली के पास से बड़ी संख्या में वोटर कार्ड की बरामदगी बॉर्डर इलाके के वोटर कार्ड के रैकेट का खुलासा करता है। ये देखिए, तस्वीरें देख रहे हैं आप। नोदिया जिले के नवद्वीप के वार्ड नंबर 4 और 5 में एक नाले के पास से बड़ी संख्या में वोटर कार्ड बरामद किए गए हैं। तो स्थानीय लोगों का दावा है कि ये बरामद हुए अधिकांश वोटर कार्ड तो स्थानीय निवासियों के हैं, जबकि उन सभी निवासियों के वोटर कार्ड उनके घरों में उनके पास भी मौजूद हैं। तो इस बीच बड़ी तादाद में ऐसे वोटर कार्ड भी सामने आए हैं, ऐसे वोटर्स भी सामने आए जिनकी कोई भी पहचान 2002 के वोटर लिस्ट से मेल नहीं खा रही है। अब तक ऐसे 30-40 लाख वोटर्स की पहचान सरहदी इलाके से मिली है, जिनके पैतृक पहचान के कोई सबूत नहीं है। स्थानीय चुनाव अधिकारियों के सामने इनकी वंशावली को सामने लाना अब एक बड़ी जिम्मेदारी बन गई है। मंगलवार शाम तक ऐसी मतदाता सूची में 46,20,000 विवरण मिले हैं, जिन्हें वोटर लिस्ट से बाहर किया जा सकता है।
अब जरा डेटा देखिए, मृत मतदाता हैं 22,28,000, लापता मतदाता हैं 6,41,000 और स्थानांतरित मतदाता हैं 16,22,000। तो देश में एक साथ 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया लगभग 1 महीने से चल रही है। चुनाव आयोग ने फॉर्म जमा कराने की तारीख को बढ़ा भी दी है 1 हफ्ता के लिए, लेकिन पश्चिम बंगाल में हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। पश्चिम बंगाल में एसआईआर चरण के हर मोड़ पर चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है। चुनाव आयोग ने यह जानने के लिए एक रिपोर्ट मांगी है कि राज्य के 2208 बूथों में पिछले 23 वर्षों में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई ही नहीं। मंगलवार को उस रिपोर्ट में मामले का खुलासा होने से पहले ही राज्य के सीईओ कार्यालय के सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रोगेनी बूथों को लेकर एक नया रहस्य गहरा गया है। प्रोगेनी बूथ वे बूथ हैं जहां 2002 की सूची में किसी भी मतदाता का नाम ही नहीं है। इन सभी बूथों में सेल्फ मैपिंग शून्य है, 0। सीईओ कार्यालय के सूत्रों के अनुसार राज्य भर में अब तक ऐसे 3 बूथों की जानकारी मिली। तो प्रतिपक्ष के नेता चुनाव आयोग के कोलकाता स्थित कार्यालय में ज्ञापन देने के लिए गए शुभेंदु अधिकारी। वहां उनको जबरदस्त सियासी हंगामा का सामना करना पड़ा। बीएलओ की परेशानी को लेकर लगातार धरने भी प्रदर्शन जारी हैं, लेकिन यह भी सही है कि अधिकांश मतदाताओं ने अपने फॉर्म जमा करा दिए हैं। कुछ जगहों पर बीएलओ को स्थानीय दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है, लेकिन वो ज्यादातर स्थानीय नेताओं का ही दबाव है। लेकिन सीएम ममता कहती हैं कि इलेक्शन कमीशन अब एक निष्पक्ष संस्था न रहकर बीजेपी कमीशन बन गई है। तो वहीं बीएलओ पर दबाव और आत्महत्या का मामला को लेकर कांग्रेस पार्टी अविलंब संसद में बहस चाह रही है, लेकिन बीएलए नियुक्त करने के मामले में कांग्रेस पार्टी क्यों कोई उत्साह नहीं दिखा रही, ये भी एक बड़ा सवाल है। इधर उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में 1 महीने बीत जाने के बावजूद कांग्रेस पार्टी ने एक भी बीएलए अभी तक नियुक्त नहीं किया है, जबकि बीएलओ चुनाव आयोग के प्रतिनिधि के रूप में हर पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करता है। तो वहीं जो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि बीएलए होते हैं उन्हें इस काम में सहयोग देता है। अब सवाल यह है कि जब ग्राउंड जीरो पर दल के कोई प्रतिनिधि हैं ही नहीं, तो फिर वोट चोरी का आरोप तो बिना मतलब का बेमानी ही लगेगा। तो जो पश्चिम बंगाल में हमने आपको नोदिया की तस्वीरें दिखाई थी ना, वहां पर जो वो कार्ड मिले हैं उस पर स्थानीय लोगों का कहना है कि बहुत से लोगों के पास पुराने वोटर कार्ड मौजूद हैं। এখানে অসংখ্য ভোটার কার্ড পড়ে রয়েছে, যেগুলো লোকাল এলাকার। এখানে মাথাপুর রোড লেখা রয়েছে, এখানে তোমার গঙ্গানগর লেখা রয়েছে, এরকম প্রচুর কার্ড, শতাধিক কার্ড এখানে পড়ে রয়েছে। দেখলাম এখানে জেনের মধ্যে এবং জেনের সাইডে বেশ কিছু মানে ভোটার কার্ড যারা এই এলাকারই লোকজন হয়তো পাওয়া গেছে। পুলিশ এসছেন এবং স্থানীয় লোকেরাও এখানে ভিড় করে রয়েছে, এটাই দেখতে পেলাম। দেখি কত ভোটার কার্ড, মানে গাদা কয়েকশো ভোটার কার্ড পড়ে আছে এবং দেখলাম ড্রেনের মধ্যেও একটা মানে ব্যাগ পড়ে আছে, হয়তো ব্যাগটার মধ্যে ফেলতে এসেছিল, আমরা দেখিনি ব্যাগের মধ্যে কি আছে, হয়তো ওটা ফেলতে গিয়ে পড়ে গেছে। কয়েকশো ভোটার কার্ড নতুন এবং পুরনো এবং নতুন, এটা অবাক কাণ্ড। একদম লোকাল ঠিকানা রয়েছে, লোকাল নবদ্বীপের ঠিকানায় মাথাপুর রোড, অর্থাৎ এই এলাকা 4 নম্বর ওয়ার্ড। এবং সেখানকার দেখলাম ভোটার কার্ডে পড়ে আছে নতুন পুরনো মিলে কয়েকশো ভোটার কার্ড। तो लगातार खुलासे हो रहे हैं पश्चिम बंगाल में एसआईआर से। टीएमसी नेता सागरिका घोष का कहना है कि सरकार एसआईआर और इलेक्टोरल रिफॉर्म के मुद्दे से बचना चाहती है। The government was trying very hard to run away from this discussion. The government did not want to have a discussion on electoral rolls, the sanctity of the electoral process, on the SIR exercise, on the manner in which unbearable burdens are being placed on BLOs, on the fact that BLOs are committing suicide, that citizens are committing suicide because of the demand for documentation. The government was running away from this discussion. वहीं पश्चिम बंगाल में भाजपा के नेता और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि केंद्र सरकार तो सिर्फ एक पारदर्शी वोटर लिस्ट चाहती है। With my party colleagues and 50 BJP MLA, we raise our voice strongly. The huge malpractices happened during the entry, especially 26, 27, 28 November. A section of BLOs, AERO, DRO, including some DMs, they huge malpractices. We want transparent, fair voter list.
तो ये तो बात हुई टीएमसी और बीजेपी की, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो बीएलए तक नियुक्त नहीं करती, उनके नेता प्रमोद तिवारी का कहना है कि ये वोट की चोरी नहीं बल्कि ये तो वोटों की डकैती है। जब तारीख तय हो गई है लोकसभा की, जब उसके लिए हम लेके आएंगे ये सरकार कार्य मंत्रणा समिति में, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में, तो हम बाकी बातों पे कर लेंगे। हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, रिजिजू जी आप इसकी चिंता मत करिए। सारा देश आज जान चुका है कि आप वोट चोरी करती है भाजपा, और वोट चोरी नहीं, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके डकैती वोटों पे पड़ रही है। तो देखिए, भले ही संसद में फॉर्मूला निकल गया हो कि इस पर चर्चा होगी, लेकिन एसआईआर पर जिस तरह से राजनीतिक बयानबाजी हो रही है उससे ये लगता तो है कि बहुत बड़ा मुद्दा, और वो भी कई दलों में घबराहट भी है। इसी पर खास चर्चा करेंगे क्योंकि लगातार खुलासे भी हो रहे हैं, पश्चिम बंगाल से सबसे ज्यादा। इसी पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर निखिल सिंह, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत निखिल जी। हमारे साथ संजय सरकार जी, टीएमसी के नेता, बहुत बहुत स्वागत संजय सर। साथ में हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी यहाँ स्टूडियो में, और सौरभ दत्ता जो ग्राउंड रिपोर्ट देने के लिए कोलकाता से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले सौरभ के पास चलते हैं। सौरभ, तस्वीरें देखी भाई नोदिया की, बड़े एकदम बिल्कुल वोटर कार्ड वगैरह बिखरे पड़े थे। मुझे तो लगता है ऐसी तस्वीरें पश्चिम बंगाल में और भी कई जगहों से आ रही हैं क्या, और क्या है इस मामले का सच सौरभ? लाल जी देखिए, स्टेट का ऐसा कोना नहीं जिसमें चौंकाने वाला कोई खबर नहीं है। हाँ, हर एक कोने से हम लोगों को तो अपडेट लेते लेते हम लोग थक जा रहे हैं कि अब कितना अपडेट आएगा। तो अभी जो स्थिति है, एक तरफ तो नदिया का छवि है जहां पे देखा जा रहा है कि ड्रेन के पास बिखरे हुए हैं, और ये वोटर्स का किनके हैं, उन जो बासिंदा है वहां के, वो निवासी है, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इनमें से ऐसे कुछ वोटर्स है जो ओरिजिनल में वो व्यक्ति एग्जिस्ट करते हैं, और जब उनसे जाके पूछा गया कि आपका वोटर कार्ड कहाँ है, कहीं चोरी तो नहीं हुई, तो वो कह रहे भाई तकिए के पास से या फिर कहीं ट्रंक के नीचे से अंदर से वो तो निकाल के दिखा रहे हैं ड्रॉयर के नीचे से, ये देखो मेरा वोटर कार्ड मेरे पास है। तो जो बिखरे पड़े हुए वो वोटर कार्ड कहाँ से आ गए? तो ये सवाल जो है, ये जो तस्वीर है, उसके बाद जो आता है वो आता है आंकड़ा। आंकड़ा कैसा आंकड़ा आ रहा है कि कौन सी जगह पे मृत वोटर ज्यादा है, और ऐसी चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं कि ये जो 40 अभी तो वो 480 हो गया है। चुनाव आयोग जब चिट्ठी लिखा तब वो डीओ ने रिपोर्ट दिया, वो 2208 नहीं है, वो 480 है। तो 480 में जो 420 का जो अंदाजा लगाया जा रहा है बिल्कुल। हालांकि अब वो धारा जो है वो बदल गई है बीएनएस में, लेकिन 420 अभी भी फेमस तो है ही। तो वो जो बूथ है उसमें क्या है, उसमें एक भी मृत आदमी नहीं है। 23 साल में कोई मरा नहीं, कोई कहीं और जगह पे गया नहीं, कोई गैर हाजिर नहीं है, और कोई डुप्लीकेट नहीं है। और दूसरी और एक कैटेगरी आया है, इसको कहा जा रहा है कि प्रोजेनी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो एक ब्लॉक में 782 वोटर्स है, कोच बिहार के दिनहाटा का, हुगली के पांडुआ का, और साउथ 24 परगना का एक ब्लॉक है जी। तो उस बूथ में जितने भी वोटर्स है, कोई 2002 में वोटर नहीं हुआ। बताइए, पूरा का पूरा बूथ ही वैसा है। ठीक है, एक भी आदमी नहीं जिसका वोटर कार्ड। ठीक है, लौटता हूँ, बड़े बड़े खुलासे हो रहा है, लौटता हूँ सौरभ। विनोद जी, ये तो पश्चिम बंगाल से एक से बढ़कर एक भाई, बिल्कुल कहते हैं कहीं पर वोटर कार्ड मिल रहा है, कहीं अभी सौरभ बता रहे थे कि ऐसे बूथ हैं 2002 से एक वोटर का भी मिलान नहीं हो रहा है? और बीएलओ के सामने, बेचारों के सामने बड़ी चुनौती है, अब कैसे मिलान करें 2002 से? तो एक के बाद एक खुलासे, क्या इन्हीं खुलासों की वजह से घबराहट थी क्या विनोद जी? लाल जी, आप जो संसद में आज की तारीख में जो देख रहे हैं हंगामा, और आपको जो पश्चिम बंगाल से हमारे सौरभ दत्ता जो दिखा रहे हैं जी, दोनों में फर्क जानिए जी, और दोनों का फर्क जानने के बाद आप इस उत्तेजना को समझिए कि आखिर ये हंगामा क्यों है बर्पा। आप समझिए कि ये दर्द कहाँ है। क्या हम लोग इस बात को लेके कभी हमने गौर किया था कि पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में, मालदा जैसे इलाकों में, हमने कई बार ऐसे इलेक्शन के समय में देखा है 99% पोलिंग,
क्या कभी आप चौंके थे इस बात को लेके? मैं तो गया हुआ हूं और मैंने अपनी आंखों से तो देखा ये 99% पोलिंग का क्या रहस्य है भाई? जो लोग अभी वोट चोरी और वोट रिगिंग की बात करते हैं, उनको कम से कम पश्चिम बंगाल के इस रहस्य को समझना चाहिए। पश्चिम बंगाल के इस रहस्य को समझना चाहिए कि आज भी जो अभी शुभेंदु अधिकारी की शिकायत है कि देखिए कि कई जगह पे ऐसा हुआ कि 22 साल 25 साल से एक भी मृतक को निकाला भी नहीं गया, सबके इन्यूमरेशन फॉर्म जमा हो गए। तो भाई ये फॉर्म कैसे जमा हो जाते हैं? तो लाल जी ऐसे कम से कम 30 लाख वोटर्स अभी हैं बिल्कुल जो इन्यूमरेशन फॉर्म जमा हुए हैं। उसमें कह रहा हूं 30 लाख ऐसे मतदाता हैं जिनका कोई ट्रेस नहीं है 2002 से। और 2002 का जो रखा गया है एसआईआर में मानक कि आपके पास अगर 2002 के लिंक से कोई ट्रेस है तो आपको कोई पेपर देने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। अगर आपका नहीं है तो आपको फिर फॉर्म 6 में सारे कुछ डिटेल देने होंगे जी। आपको अपनी पहचान के लिए कुछ पेपर देने होंगे। बिल्कुल। तो आप जब ये देखते हैं कि 30 लाख कुछ जगहों की मैं बता रहा हूं बॉर्डर इलाके वहां अगर 30 लाख वोटर्स की कोई पहचान कोई आइडेंटिटी 2002 के इस लिंक से नहीं जुड़ता है तो क्या आप बताइए कि ये बीएलओ की मौत का कारण से ये हंगामा है, उनकी आत्महत्या का हंगामा है, उनके प्रेशर का हंगामा है, या बीएलओ को आप जबरन करवा रहे हैं इस काम को, आपके बीएलए साथ मिलके कि वो सारे उन लोगों का नाम भी डाल रहे हैं जो फेक है। इसलिए कल तक का जो मैं बता रहा हूं 46 लाख अभी तक इन्यूमरेशन फॉर्म जो आई है उसमें इतने लोगों का नाम अभी डिलीट होना है और बाकी लोग अभी क्या होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कुछ चीजें तो खुलासे हो रहे हैं संजय सरकार दादा। ममता बनर्जी जी और आप लोग कहते थे खेला होबे, ये कैसा खेला होता रहा, ये तो खुलासे हो रहे हैं दादा। कैसे देखिए एक से बढ़कर एक, मुझे लगता है इस मामले में पश्चिम बंगाल अपने आप में एक अलग इबारत लिख रहा है दादा। ऐसे ही इसी तरह से खेला हो रहा था क्या, और कितने कौन से बड़े खेला हो रहे थे दादा? सुनिए तो आप सुनने के लिए तैयार है खेला? हाँ बिल्कुल, अरे बिल्कुल पूरा प्लेटफॉर्म आपका है, बोलिए ना। लाल जी आप तो लाल है और आप मेरे भी लाल जी है, ठीक है। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, घुसपैठी मैटर मेरा भाई जो पत्रकार संवाददाता आपको बताया, हकीकत हम मानते नहीं। तो एनसीआईबी जब बोल दिया देश में 5 करोड़ घुसपैठी है, इसको तो मना तो कोई नहीं कर सकता। एनसीआईबी किसके अंडर में पड़ता है? मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, जितना अमित शाह जी जिस दफ्तर में। अभी भी 5 करोड़ घुसपैठी हिंदुस्तान में। घुसपैठी विधायक भी बने, आपको मालूम है? आपको मालूम है घुसपैठी जो 2003 तक बांग्लादेश का गोपालगंज में वो वोटर था, उनको बाद में लिखा गया कौन है, उसका नाम सपन मजुमदार, बनगा का एमएलए जो है 2003 तक वहां का घुसपैठ, मतलब जो बांग्लादेश का गोपालगंज का वोटर था, वो जिला परिषद से लिखा है। अभी वो हिंदुस्तान में रहता, अभी से ये वोटर नहीं है। मेरे पास वो पेपर चाहिए तो बंगला में आप लिख के ट्रांसलेट हम हिंदी में इंग्लिश में कर देंगे आपको। अशोक कीर्तनिया सेम केस है, कौन है? भारतीय जनता पार्टी, उसको फादर मदर दोनों का नाम 2002 का लिस्ट में नहीं है। सपन मजुमदार, असीम सरकार जो हरिंगाटा का भी था उसको भी है। नीतीश पमानिक जो गृह राज्य मंत्री थे जी, उनको भी एक ही हाल है। मैं आपको मतलब ये कितना नाम गिनाएंगे, हकीकत बोला है ये। और रह गया 2002 से 2024 के बीच में मैंने एक मतलब ये हमने एक डाटा निकाला है बांग्लादेश में। उस समय 2002 में बांग्लादेश में 15% हिंदू थे और आज के तारीख में 6.5% हिंदू, 9.5% हिंदू। यहाँ पर 2002 से 24 के बीच जिसका बच्चा हुआ यहाँ पर, बेटी हुआ है यहाँ पर नहीं है। सुनिए ना, नहीं लॉजिक नहीं, हकीकत है। हम तो काम एसआईआर में सर वो बीजेपी प्रवक्ता जवाब देने बैठे हुए हैं। मैं लौटता हूँ, 10 सेकंड समय दीजिए, 10 सेकंड समय दे। लेकिन ये जो है ये बांग्लादेशी हिंदू लोग जो है हकीकत नहीं, इससे जो पीड़ित जो है ये यहाँ पर आए थे, इनके ऊपर आज दादा आज वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो टिप्पणी की है ना, उस पर भी हम स्टोरी दिखाने वाले हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि अगर आपने कहा ना कि इनके गृह मंत्री हैं, मान लेते हैं कि किसी वजह, हालांकि इनका तर्क होगा, अभी निखिल जी जवाब देंगे, कहेंगे कि भाई आप तो फेंसिंग के लिए जमीन तक नहीं देते हैं, वो कहेंगे मुझे लगता है, ठीक है। लेकिन चाहे जब भी घुसे हो, जैसे भी घुसे हो, अब क्या उनके लिए रेड कारपेट बिछा दें? ये सीजेआई ने कहा है, सीजेआई ने ये बात कही है। चलिए डॉक्टर निखिल सिंह, दादा लौटता हूँ, डॉक्टर निखिल सिंह बताइए। डॉक्टर निखिल सिंह बोल रहे हैं, मैं 5 सेकंड समय, अमित शाह खुद बोले हैं
ये हम घुसपैठी रुक ही नहीं पा रहा है, क्यों? ऐसे ऐसे जगह जहां से हम रुक नहीं वो सकते। उन्होंने यही तो बोला है कि फेंसिंग के लिए जमीन नहीं दे रही राज्य सरकार। डॉक्टर निखिल सिंह, निखिल सिंह लेटर मैं दिखा रहा हूँ। तो देखिए, लोकतंत्र जो है, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र की आत्मा चुनाव में निहित है। अगर चुनाव की जो रूपरेखा है, चुनाव कैसे हो और जो वोटर लिस्ट है उसे संशोधित करने का एक संवैधानिक दायित्व चुनाव आयोग के पास है और एसआईआर उसी का प्रतिफलन है। इसमें शुरू से ही हमने देखा है कि तृणमूल कांग्रेस ने जो है सो इसमें अड़चन डालने का काम किया है। ये इस बात का द्योतक है, तृणमूल कांग्रेस जो है इस बात को समझ गई है कि जितने भी घुसपैठिए हैं जो कि उनके वोट बैंक के रूप में संपोषित होते थे, अब उनको वोटर लिस्ट से बाहर करने का समय आ गया है। इसलिए वो लोग सशंकित है, भयाक्रांत है और एक तरह से अपने ऊपर जो है सो विश्वास खोते चले जा रहे हैं। देखिए, आपने इस बात का जिक्र किया कि साउथ 24 परगना और अन्य जो जिले हैं उसमें 2208 ऐसे बूथ थे जहां की कोई भी नहीं मरा, पिछले ना कोई मरा, ना स्थानांतरित हुआ, ना डिजीज हुआ, कुछ भी नहीं। और जब चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मंगाई तो 2208 घट के 480 आई। ये तो एक सैंपल है। दूसरी बात आप ये देख लीजिए कि जो हाई राइजेस हैं, जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस है, उसके अंदर जो है सो बूथ बनाने की मांग की चुनाव आयोग ने कहा है सर्वेक्षण करने के लिए। अब मुख्यमंत्री महोदय और उनका मशीनरी उसका विरोध कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि जो हाई राइजेस कॉम्प्लेक्स के लोग जो बाहर जाते हैं, तो जितने गुंडा तत्व हैं, जो लोग उन्हें धमका करके वोट नहीं देने देते हैं, उनका बोलबाला समाप्त न हो। यह भी इस बात का द्योतक है कि उनके मन में जो है सो इसको लेकर के। लेकिन निखिल जी एक बात का जवाब जरूर दीजिए जो संजय सरकार जी ने उठाया। उन्होंने कहा देखिए घुसपैठिए अगर आए हैं तो गृह मंत्री तो आपके हैं, केंद्र सरकार आपकी है। ये तो सारे गृहमंत्री जी ने संसद में भी कहा है कि 2208 किलोमीटर की लंबी हमारी सीमा है, जिसमें 1400 किलोमीटर में बाढ़ लगाया जा चुका है और 150 किलोमीटर में अनइवन टेरेन है, नदी है, नाले हैं और जो है सो जंगल है, उसमें लगाना मुश्किल है, उसमें गश्ती चलती है। टोटल करीब 420 किलोमीटर का ऐसा भूभाग है जिसमें कि जमीन का आवंटन नहीं किया है राज्य की सरकार ने, और 10-10 लेटर्स होम सेक्रेटरी ने वहां के चीफ सेक्रेटरी को लिखा है। 10-10 बार रिमाइंडर तो इसका रास्ता क्या है निखिल जी? आगे इसका रास्ता ये है कि राज्य सरकार को एसआईआर को, राज्य सरकार के नैतिक दायित्व है कि एसआईआर में संलिप्त जितने बीएलओज हैं उनको जिस तरह से वो लोग दिग्भ्रमित करने का प्रयास करें, आतंकित करने का प्रयास कर रहे हैं, और उसे बंद करें और उनके साथ सहयोग करें और चुनाव आयोग के साथ सहयोग करते हुए एक शुचितापूर्ण मतदान जो है सो उसकी प्रक्रिया संचालित हो और वोटर लिस्ट बने, उसमें सहयोग करें। सौरभ दत्ता, जो बात अभी संजय सरकार जी कह रहे थे कि देखिए हिंदू शरणार्थी काफी ज्यादा हैं, मैं आपसे एक टेक्निकल बात कर रहा हूं। सीएए का पहले ममता बनर्जी की सरकार ने विरोध किया, ठीक, उसके बाद सीएए को स्वीकार भी किया क्योंकि केंद्र सरकार ने वो पारित किया था। तो सीएए के तहत अगर थोड़ी देर के लिए संजय सरकार जी की बात को मान लेते हैं कि भाई हिंदू शरणार्थी आए हैं, हाँ आए हैं, तो उनको तो नागरिकता देने के लिए सीएए कानून है, लेकिन जो बाकी चाहे वो रोहिंग्या हो, अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए हो, उनको तो एसआईआर के तहत पहचान किया जा रहा है। ये मामला है पश्चिम बंगाल में, हैं दोनों तरह के, दोनों समुदाय के लोग आए हैं बांग्लादेश से, ये बात सही है? देखिए ये बात तो सही है, लेकिन इसके चलते जो सीएए का जो सौरभ जी का एक सवाल है। सौरभ जी का एक सवाल पूछ रहे हैं, अभी तक कितना रोहिंग्या पकड़ा गया और कितना बांग्लादेशी घुसपैठी पकड़ा गया? थोड़ा अगर मेरे को लिस्ट देंगे तो बहुत है, मेरे पास आ जाएगा रोज का डाटा रोज हमको वो एकदम कंप्लीट डेटा चाहिए तो एनआरसी का स्वागत कीजिए। अभी एसआईआर में वोटर लिस्ट का हो रहा है, एनआरसी का स्वागत कीजिएगा ना, एकदम कंप्लीट डाटा आ जाएगा। एनआरसी लागू कर दीजिए ना, एकदम कंप्लीट डाटा आ जाएगा। दादा सौरभ दत्ता जी बोलिए। सौरभ दत्ता, देखिए ये सीएए का जो कानून है, हमने कहा था कि हम निर्वाचन कमीशन, इलेक्शन कमीशन से बात किए थे यहाँ पे सीओ के साथ, जिससे सीएए का जो इशू है वो क्या एसआईआर के प्रोसेस में इलेक्शन कमीशन उसको ग्रांट करेगा, लेगा, उसको कॉग्निजेंस लेगा जी। तो जो कहना था सीईओ का, कि उनका कहना था कि हम एसआईआर का जो मैनुअल है, जो एसओपी है, उसको चलते, उसको देखकर, उस एसओपी को मानकर हम चल रहे हैं। सीए का जो इशू है, छिटमहल का जो इशू है, उनको तो यहाँ पे छिटमहल भी है ना, उसको तो सिटीजनशिप मिल गया है। तो ये जो इश्यूज है, ये इश्यूज
एसआर की किसी कम्युनिटी के हिसाब से, उनके रिलीजन के हिसाब से नहीं है। बिल्कुल, ये हमारे इंडिया के देश का स्पिरिट के हिसाब से है, तो इसको उसके तहत देखना चाहिए। दोनों का मापदंड अलग है, राजनीति दोनों को मिला रही है। एक दूसरा जो सवाल खड़ा करना चाहती है अपने डिफेंस में, तब वो मुद्दा लेके आ रहे थे, किंतु दोनों का नींव भी अलग है। बिल्कुल, वही मैं कहना चाह रहा था कि ये दोनों बिल्कुल अलग। विनोद जी के पास जवाब नहीं दिया। हाँ, मैं आ रहा हूँ। विनोद जी, मैं दे देता हूँ जवाब। निखिल जी एक लाइन बोल लीजिए। करीब करीब 10 साल में 1 लाख जो घुसपैठिए हैं, या तो उनको बाहर भेजा गया है, या डिटेन किया गया है, या पुशबैक किया गया है। 1 लाख। देखिए, घुसपैठियों का जो वर्गीकरण होता है, लेकिन निखिल जी नहीं कि उन्हें ये आंकड़ा तो बहुत छोटा है ना, जितने घुसपैठियों की संख्या बताई जाती है। कुछ लोगों को, 1 करोड़ लोगों को, 1 करोड़ लोगों को अच्छा, 1 करोड़ किया गया है। लेकिन इसको लेकर के जो वैलिडेटेड डेटा है वो आना बाकी है, क्योंकि जो शरणार्थी हैं और घुसपैठिए दोनों में अंतर करना। विनोद जी, मैं वही अंतर कर रहा था कि जो आए वो शरणार्थी हैं और सीए के तहत उनको नागरिकता। विनोद जी, मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूं। अभी सुप्रीम कोर्ट में एक एनजीओ का एक अभी केस दर्ज हुआ था इसी सीएए को लेके, और जो शरणार्थी हैं बांग्लादेश से आए हुए जो प्रताड़ित लोग हैं, उस शरणार्थी के इशू को लेके और एसआईआर को लेके, तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी चुनाव आयोग को और सरकार को दोनों को सवाल पूछा है उनको लेके। वो कोई कंसर्न नहीं है। सरकार साहब, मैं जो बात कहना चाह रहा था, ये टीएमसी में आप ये पहली बार नहीं आपने ये बात कही है, और भी नेताओं ने इस बात को एक तरह से डिफ्यूज करने की कोशिश की है कि आप बांग्लादेश के पॉपुलेशन 1971 का दिखा के आप वो पॉपुलेशन जो कम हुआ है 8%, सुन लीजिए सर, मैं आपकी बात संजय सरकार सर आ रहा हूं। आपका जो तर्क है कि 1971 के 22% वहाँ के जो हिंदू थे वो आज आते आते 8% हो गए हैं, तो वो हिंदू कहाँ गए? तो वो हिंदू आप कह रहे हैं कि वो सारे बांग्लादेशी जो थे, हिंदुस्तान के हिंदू लोग जो थे, वो आप पश्चिम बंगाल में आ गए। इसका मतलब ये है कि आप सीधे सीधे ये कहना चाह रहे हैं कि बांग्लादेश में से आने वाले जो लोग हैं वो मुसलमान नहीं है, वो हिंदू है। सुनिएगा आप, तो 2009 से लेके 2011 तक जो ममता बनर्जी संसद में एनआरसी की मांग करती थी और घुसपैठियों की बात करती थी, वो कहती थी कि ये घुसपैठ जब तक कि घुसपैठियों का जब तक बोलबाला रहेगा तब तक पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र नहीं होगा। तो घुसपैठिए कौन थे? सीपीएम सरकार के दौरान गोली खाती थी। सरकार के सामने घुसपैठिए कौन थे? वो हिंदू थे या मुसलमान थे? आप लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। आप लोग इस बात को कंफ्यूज कर रहे हैं कि उसी सरकार में जब ये डेटा एक बार नहीं, संसद के पटल पे आज तक कम से कम 5 बार डेटा रखा गया है कि बांग्लादेश के कम से कम 2.5 से 3 करोड़ बांग्लादेशी मुस्लिम जो भारत में पूरे अलग अलग राज्यों में, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग सिटी में फैल गए हैं। सुनिएगा, डेटा मिलान मैच कर लीजिएगा। ज्यादातर आधार कार्ड वहीं से है, 24 परगना से। 10 जिले हैं और जनसांख्यिकी में अभी तक पश्चिम बंगाल में निखिल जी आ रहा हूं, एक सिविक राइट भी नहीं दिया था। ठीक है, तो ये सब चीज लोगों को बताइए, लोगों को गुमराह कीजिए। हकीकत जो है कि आप सीधे सीधे आप चाहते हैं कि 2025 में जो वोटर लिस्ट में नाम है, टीएमसी पूरी तरह कोशिश कर रही है कि वही लिस्ट एसआईआर। ठीक है, संजय जी आपका जवाब, फिर निखिल जी। विनोद जी को हम पूछना चाहता है, अच्छा वर्ल्ड में रोहिंग्या कितना, इतना बता दीजिए। नंबर 2, एसआईआर जो हो रहा है इसमें सिर्फ 3 रोहिंग्या पकड़ा गया, 90 बांग्लादेशी घुसपैठी पकड़ा गया एसआईआर के मतलब में, जो बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठी है। आप कभी भी बॉर्डर में विनोद जी जाके देखे है कितना हिंदू रोते 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 बांग्लादेश जा रहे हैं? देखे कभी हकीमपुर बॉर्डर, पेट्रोपोल बॉर्डर, चाहे दूसरे जो बॉर्डर होते हैं वो साइड से जो देखे हैं आपने? वो भी हिंदू ही है। वो भी हिंदू ही है, आपने पहचान लिया। कितना मेरे पास चाहिए, फोटो चाहिए, वीडियो चाहिए। उनके लिए बॉर्डर पर सौरभ गए थे, बॉर्डर पर सौरभ गए थे, उन्होंने जाके वहां पड़ताल की थी, ग्राउंड रिपोर्ट भी भेजी थी। केंद्र सरकार ने उनके लिए लागू कर रखा है, हिंदुओं को भागने की जरूरत नहीं है। दिखा सकते बिंदु को दिखाएंगे, सबको बोला जा रहा है आपको दिखा जाएंगे ये हिंदुस्तान में आप यहाँ का मालिक, ये नहीं आप बांग्लादेश से। और मुसलमान 100% घुसपैठी आए हैं, हम नहीं मानते, लेकिन बॉर्डर तो बीएसएफ दिखते हैं क्यों आज भी आते हैं यहाँ पर, तब तो बॉर्डर भी। रोहिंग्या कब हुआ? रोहिंग्या आया है
2017 में जब 25 के अगस्त का दिन में म्यांमार में आंग सान सू की सरकार उनका अटैक किया था। अब ये बताइए तो म्यांमार का कौन से बॉर्डर बंगाल से जुड़े हुए हैं? आपको 1642 किलोमीटर बॉर्डर में अरुणाचल पड़ता है, मिजोरम पड़ता है, नागालैंड पड़ता है। सोचिए ना, बंगाल में आखिर क्या है कि सब घुसपैठिए खींचे चले आते हैं, बॉर्डर मिले ना मिले, बॉर्डर मिले ना मिले, घुसपैठिए खींचे चले आते हैं। हकीकत बोलेंगे, हकीकत बोलेंगे, सच्चाई बोलेंगे, सच्चाई। बीएसएफ दिलीप घोष भी है, बोला बीएसएफ पैसा लेके पैसा वसूली करके उसको घुसाता है। तो ठीक है ना, अगर कोई करता है तो एक्सपोज कीजिए ना, कोई करता है तो एक्सपोज कीजिए ना, बल्कि उल्टे आप क्या 24 परगना में लाके आधार कार्ड बना के पूरे देश में फैलाएंगे? भाई एक्सपोज कीजिए, कुछ गलत हो रहा है तो। सौरभ दत्ता के पास पहले जरा एक लाइन के लिए आऊंगा, फिर निखिल जी के पास। सौरभ दत्ता, निखिल जी आ रहा हूँ, निखिल जी एक लाइन, निखिल जी सौरभ से एक लाइन लेकर, निखिल जी सौरभ से एक लाइन लेकर आ रहा हूँ, निखिल जी आ रहा हूँ। सौरभ, आपने ग्राउंड पर जाके देखा था ना, मैं आपके रिपोर्ट का हवाला भी दे रहा था, इनका दावा है ये वही वाला कार्ड खेल रहे हैं कि देखिए वो तो वहां से हिंदू वापस जा रहा है। बताइए क्या थी हकीकत? हाँ, वो पुराने वाले जो भी बाइट्स है, उनका जो नाम है, उनका जो बातचीत जिनसे हुए थे, तो किसी ने कहा था कि शेख आजिम है उसका नाम, किसी ने कहा था उसका नाम रवीउल सद्दार है, तो ये सब किसी ने कहा था कि हिंदुओं के ऐसे नाम है। बताइए, बांग्लादेश में हिंदू इस तरह के नाम रखते हैं क्या? नहीं पता कि ऐसे नाम कौन कौन हिंदू रखते हैं। और सही बात। अब निखिल जी के पास, ठीक है निखिल जी, निखिल और सौरभ जोड़ लीजिए। उनके जो लोकल पंचायत के लीडर्स हैं, दादा उनको जब हमने कहा कि इनके पास आधार कार्ड कहाँ से आया, कैसे ये लक्ष्मी भंडार सरकारी प्रोजेक्ट। निखिल जी, अब निखिल जी मैं जल्दी से निखिल जी अब निखिल जी की बात सुनिए। निखिल जी बोलिए। ये IIM विशाखापट्टनम और SP जैन इंस्टीट्यूट की स्टडी है, जिसमें यह कहा गया है कि पिछले कई सालों में करीब 1 करोड़ 4 लाख वोटर्स, 1 करोड़ 4 लाख फेक वोटर्स है बंगाल में। ये IIM विशाखापट्टनम और SP जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्टडी है। ये रही पहली बात। दूसरी बात, यह सारे डेटा इसके लिए उपलब्ध है कि जो 10 जिले हैं जो कि बांग्लादेश से सटे हुए हैं, उसमें जनसांख्यिकी में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। उसके प्रोपोर्शन में करीब 60% एक्स्ट्रा वोटर्स वहां पर ऐड हुए हैं। उसमें ज्यादा से ज्यादा बांग्लादेशी हैं और उन्होंने वहां की डेमोग्राफी को पूरी तरह चेंज कर रखा है। तीसरी बात यह है कि जो आप देख लीजिए नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, मुर्शिदाबाद, मालदा, ऐसे एरियाज में पूरे तृणमूल का एक सिंडिकेट तंत्र काम करता है, जो कि आपकी स्क्रीन पर जो वोटर कार्ड दिखाई दे रहा है, यह उसी के तंत्र के द्वारा बनाया गया फेक वोटर कार्ड है, जो आधार कार्ड इत्यादि है, जो कि उन्हें कश्मीर तक पहुंचाता है, दिल्ली तक पहुंचाता है। ठीक है, पूरा तंत्र, ये लोग जो है तो देश की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं। ठीक है, लेकिन निखिल जी चुनौती तो है भाई, चुनौती है। अभी आप जैसे मान लीजिए कुछ लोग बांग्लादेश की तरफ पार करके जा रहे हैं, तो कुछ लोग जरूर बिहार की तरफ और उड़ीसा की तरफ भी जा रहे होंगे। अभी जिस समय आप SIR में पहचान कर रहे हैं, आगे चल करके इनकी पहचान कैसे होगी, ये भी प्लान बनाना होगा। शुक्रिया, फिलहाल शुक्रिया निखिल जी। NCIB 5 करोड़, बिल्कुल। और संजय दा, आप तो NRC का स्वागत करने के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि आपको डाटा जानना है ना, NRC का स्वागत कीजिएगा। बहुत स्वागत, बहुत शुक्रिया संजय दा, निखिल जी और सौरभ आपका भी, और विनोद जी आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना के CM है, एक बार फिर से ऐसे बोले हैं सनातन और हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ कि उस पर विवाद हो गया। इसी पर करेंगे बात ब्रेक के बाद। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC, हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया, हो गया स्टील।
स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त, और जैसा ब्रेक पर जाने से पहले बताया था कि अब हम बात करने वाले हैं कि तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को हो क्या गया है, कैसी कैसी बातें रेवंत रेड्डी बोल रहे हैं, क्योंकि रेवंत रेड्डी के बोल जो हैं वो बिगड़ रहे हैं। रेवंत रेड्डी लगातार सनातन धर्म और हिंदू देवी देवताओं को लेकर के बिगड़े बोल दिखा रहे हैं। ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं रेवंत रेड्डी जिसको लेकर के विवाद हो रहा है। हिंदू आस्था पर उन्होंने विवादित बयान दिया है रेवंत रेड्डी ने। रेवंत रेड्डी ने कई हिंदू देवी देवताओं को लेकर के बहुत ही ऐसी बातें कही हैं जिस पर कि विवाद हो गया है। दरअसल तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियां बटोरते तो रहते हैं, लेकिन ताजा मामले में उन्होंने पियक्कड़ों के भगवान कहकर सनातन संस्कृति पर चोट करने की कोशिश की है। आरोप है कि सीएम रेड्डी ने हिंदू आस्था में अनेक भगवान होने को एक सार्वजनिक सभा में इसका मजाक उड़ा दिया। उन्होंने कहा हनुमान अविवाहित लोगों के भगवान हैं, हिंदू कितने भगवान पर विश्वास करते हैं, इस तरह से उन्होंने मजाक उड़ाया। रेवंत रेड्डी के बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि हिंदू आस्था और मान्यताओं पर मजाक करना कांग्रेस नेताओं का फैशन सा बन गया है, जबकि दूसरे मजहब और आस्था पर टिप्पणी करने से बचते रहते हैं ये लोग। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि करोड़ों लोगों की भावनाओं पर चोट करना क्या दूसरे मजहब को संतुष्ट करना नहीं है या तुष्टीकरण नहीं है? तो बीजेपी ने तुरंत माफी मांगने की अपील भी की है। अब सवाल यह भी है कि जब रेवंत रेड्डी कहते हैं कि कांग्रेस का मतलब मुसलमान और मुसलमान का मतलब कांग्रेस, अभी उपचुनाव में बोला था उन्होंने, तो ये उनका सियासी भाषण कहा जाता है, तो फिर क्या हिंदू देवी देवता पर इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी भी चुनावी सियासत का ही हिस्सा माना जाएगा क्या? क्योंकि जिस तरह के बयान आ रहे हैं रेवंत रेड्डी के, ये तो बिल्कुल विवादास्पद है। तो हम आपको सबसे पहले यही बताते हैं कि रेवंत रेड्डी ने ऐसा कौन सा बयान दिया जिसको लेकर उनकी इतनी निंदा हो रही है। सुनिए उनके बयान को। హిందువులలో ఎన్ని దేవతలు ఉండ్రు, ఎంతమంది దేవుళ్ళు? 3 కోట్లు ఉండ్రా? ఎందుకునే పెళ్లి చేసుకోవడానికి హనుమంతుడు ఉన్నాడు, 2 పెళ్లిళ్ళు చేసుకునేటోనికి ఇంకొక ఆయన దేవుడు ఉన్నాడు, మందు తాగేటోళ్ళకి ఓ దేవుడు ఉన్నాడు, ఎల్లమ్మ పోషమ్మ మైసమ్మ కళ్ళు కొయ్యాలి కోడి కొయ్యాలి అనేటోళ్ళకు ఉండ్రు, పప్పన్నం తినేటోళ్ళకు కూడా దేవుడు ఉండు, అవునా? అన్ని రకాల దేవుళ్ళు ఉన్నారు। तो बीजेपी ने हमला बोला है, मुद्दा बना लिया है। बीजेपी की नेता बंडारू विजय लक्ष्मी का कहना है कि रेवंत रेड्डी को हिंदू समाज से तुरंत माफी मांगनी चाहिए। Unfortunate. Every time Congress party cannot use Hinduism just as a political toy or a source to just take out votes. Just because they want something from the minorities doesn't mean they can criticize anything. And Bharat today stands on Hinduism, which is one of the foundation to Bharat. It's not just a religion, it's the way of life. And he has criticized that way of life. We as Bharatiya Janata Party ask him to immediately apologize to the Hindu society. और वहीं भाजपा नेता प्रहलाद जोशी का कहना है कि दरअसल हिंदू धर्म का मजाक उड़ाना तो कांग्रेस की आदत सी बन गई है। तेलंगाना में वो मुख्यमंत्री है, क्या उनको सिर्फ एक ही कम्युनिटी वाले वोट दिया है क्या? मेरा दूसरा प्रश्न है, यही विषय जो अन्य धर्मों में, अन्य रिलीजन में रहकर जहां ऐसे अगर कुछ कमियां दिखते हैं तो बात करें देखेंगे। तो इन लोगों को बहुत इजी लग गया है हिंदू और हिंदू आस्था के बारे में मजाक उड़ाना, एक उनका हैबिट बन गया है। तो विवाद पैदा हो गया है रेवंत रेड्डी के बयान से, और जाहिर सी बात है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। कर्नाटक से कैसे कैसे बोल आते हैं, तमिलनाडु से कैसे कैसे बोल आते हैं, डीएमके भी तो उनकी सहयोगी है। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जुड़े हुए हैं यहीं स्टूडियो में, उनसे बात करते हैं। विनोद जी, ये रेवंत रेड्डी को हो क्या गया है? उपचुनाव के समय जो वो बयान दिया था कि कांग्रेस का मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस, इसी की बहुत ज्यादा निंदा हो रही थी। लेकिन सोचा गया चलो ठीक है, वोट पड़ रहा है, उपचुनाव हो रहा है तो शायद दे दिया होगा। अब ये जिस तरह का बयान दे रहे हैं, क्या सोच रखा है? चाहे प्रियांक खड़गे का कर्नाटक में बयान देख लीजिए कि उनके सहयोगी डीएमके के बयान तमिलनाडु में देख लीजिए, इन लोगों को हो क्या गया है? आखिर इस तरह की क्या बिल्कुल सोची समझी रणनीति के तहत
क्योंकि पहले आरजेडी और सपा के नेता भी कोई रामचरितमानस के खिलाफ बोल रहा है, कोई भगवान राम के खिलाफ बोल रहा है। हो क्या गया इन लोगों को? लाल जी, मुझे तो लगता है कि तेलंगाना के वो चीफ मिनिस्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, तो कोई ऐसा तो नहीं है कि वो एक स्लिप ऑफ टंग उनका कहा जाएगा। बिल्कुल। हमारी तरह ही, आपकी तरह भी वो बात जानते हैं कि सनातन में और हिंदू संस्कृति में ये भी बात लोग जानते हैं कि एकम सत्या विप्रा वदंती बहुधा सत्य तो एक ही है। विप्र जो है, विद्वान जो है, उसको अलग अलग नाम देके अलग अलग तरीके से बोलते हैं जी। तो रेवंत रेड्डी इस बात को जानते हैं, लेकिन रेवंत रेड्डी जब वो बात जिस सभा में वो कह रहे हैं उसका मकसद यही है कि वो जब कहते हैं कि बेवरे का भी भगवान है हिंदू में, तो वो एक तरह से आप देखिए कि वो किस तरह का एक लैंग्वेज यूज कर रहे हैं कि शराबियों के भी भगवान है यहाँ। वो कह रहे हैं कि अगर आप शादीशुदा नहीं है तो आपके अलग भगवान है, और आपने बहुत शादी की है तो एक शादी पहले की है तो आपके अलग भगवान हो जाएंगे। ये बात वो जानते हैं कि इसका हिंदू और सनातन में कोई मतलब नहीं है। ये सनातन परंपरा में, संस्कृति में लोग बरगद पीपल को भी पूज्य मानते हैं, बिल्कुल, जल को भी पूज्य मानते हैं, पत्थर को भी पूज्य मानते हैं। ये पूज्य मानने का जो एक आराध्य है वो ऐसा तो नहीं है कि हर कोई उसको एक आराध्य में देवता के रूप में और उसको ये मान लेता है कि वो ओंकार है। अगर वो इस बात को जानते हैं कि सनातन परंपरा में एक ओम है, एक ओंकार है जो वैदिक परंपरा से उसको माना गया है, तो वो चीजें हिंदू धर्म से अलग हुए सारे धर्मों में अभी भी ओंकार है। बिल्कुल। तो आप एक तरह से इसको कहा जाएगा कि राजनीति में जो बात आपको लोग कह रहे हैं जी कि एक फैशन है जी कि आप सनातन पे जो मर्जी आप चुटकी लीजिए, जो मर्जी आप टिप्पणी कीजिए, लेकिन आप ये चुटकी और ये टिप्पणी किसी दूसरे धर्म के बारे में नहीं ले सकते हैं। तो आपसे ये अपेक्षा तो लोग करते हैं जब आप सियासत में इस कदर है कि एक छोटा सा बाई इलेक्शन में जब आप उस जगह पे होते हैं जुबली हिल पे, और आप कहते हैं कि कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस, तब कांग्रेस पार्टी के लोग कहते हैं कि ये तो उनका सियासी भाषण है। तो आज आप जब सनातन को गाली देने की बात जिस तरह से करते हैं, अनेकों देवता की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से ये बात सियासी नहीं है। ये बात भी आपकी उसी तरह का है जब आप कहते हैं कि कांग्रेस का मतलब मुस्लिम और मुस्लिम मतलब कांग्रेस। बिल्कुल। अच्छा, ये एक बात ये भी है कि देखिए, बहुलता है, विविधता है, सनातन की जो परंपरा है, निश्चित तौर पर वो उसको आप किसी ऐसे पंथ से तो नहीं जोड़ सकते जिसका कि एक मसीहा होता है। मैं किसी विशेष पंथ की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन सनातन इस मामले में पंथ से अलग है जिसका कोई एक मसीहा हुआ करता है। ऐसे पंथ हैं आपकी धरती पर। सनातन में निश्चित तौर पर कई भगवान, कई ईश्वर की संकल्पना है, और उसको अगर उनको कहना भी था इस बात को, तो उनको बढ़िया से वो कह सकते थे, बिल्कुल, क्योंकि ये तो सनातन की विशेषता है, ये तो सनातन की खूबसूरती है। लेकिन जिस तरह से कहा विनोद जी, इसने भाजपा को मौका दे दिया हमला करने का, क्योंकि ऐसे जब बयान देंगे तो बीजेपी तो हमलावर होगी। देखिए, ये इस देश का ये दुर्भाग्य आप देखिए कि किस तरह से इसको व्याख्या किया गया है। कोटि देव के बाद जब आप करते हैं तो कोटि का मतलब करोड़ है, ये बात भी नए इतिहासकार ने ही लिखा है। कोटि का मतलब करोड़ नहीं होता है, प्रकार होता है। कोटि का मतलब प्रकार होता है। लेकिन जब ये बात लोगों में कहा गया कि कोटि, तो यहाँ पे जो लेफ्टिस्ट इतिहासकार थे उस कोटि को करोड़ बना दिए, करोड़ों देवी देवता। अरे भैया, करोड़ों देवी देवता नहीं, कोटि देवी देवता। वो प्रकार बताया गया है। वो जल के भी हैं, अग्नि के भी हैं, वायु के भी हैं, ये सारे देव हैं। जो लोगों के जीव के और जीवात्मा के प्रकार में जितने भी घटक जुड़े हुए हैं सब देव भाव में है। बिल्कुल। तो देव भाव की धरती है, यहाँ नास्तिक को भी अपनाया है। यहाँ आप खुल के, बनारस की आप एक परंपरा में देखिए कि वहां खुल के क्रिटिसाइज किया गया। यहाँ दर्जनों स्कूल ऐसे रहे हैं जो सनातन को एक तरह से पूरी परखचे उड़ाते रहे, बिल्कुल, वैदिक परंपरा को उतार रहे हैं, लेकिन वो फिर भी स्वागत किया है, सबका स्वागत है। लेकिन आप अगर किसी के साथ तुलना करके ये करते हैं तब ये घटियापन है। बिल्कुल, ये घटियापन है। घटियापन तब आपकी राजनीति दिखती है कि एक जगह आप प्राइड फील करते हैं और दूसरे जगह उसको तौहीन बताते हैं। तो ये बात शर्मनाक है, इस परंपरा को समझने की जरूरत है। बिल्कुल, ये समझने की जरूरत है कि सनातन तो वो धर्म है जो प्राणी मात्र में आत्मा और परमात्मा, और आत्मा और परमात्मा के बीच संयोग, सुसंयोग को देखता है, और इस बीच में
जिनके विचार उच्च हो जाते हैं वो आत्मा और परमात्मा के बीच में महात्मा भी बनते हैं। ये सब पता नहीं समझ में क्यों नहीं आता। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी जुड़ने के लिए इस चर्चा में आपका। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों अदालतों से कुछ सख्त बातें आई हैं। एक तो धर्मांतरित आरक्षण पर और दूसरा घुसपैठ पर। बताएंगे ब्रेक के बाद। सोच रहा हूँ टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लूं ताकि मेरे बाद फैमिली को पैसों की कमी ना हो। तू भी ले ले। अबे जल्दी क्या है, बाद में देख लेंगे। आराम से आराम से आराम से। अब तक कुणाल को हार्ट अटैक आ गया यार। पॉलिसी बाजार पर 0 GST के साथ अब 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं इस वक्त। अब बात करेंगे कि धर्मांतरित आरक्षण पर और घुसपैठ पर कोर्ट के किस तरह सख्त रोका है। दरअसल धर्म परिवर्तन करने के बाद भी SC ST आरक्षण का लाभ लेते रहने का यह मामला है, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट का इस मामले पर ऐतिहासिक फैसला आया है। हाईकोर्ट ने कहा कि धर्म परिवर्तन करने के बाद भी SC ST आरक्षण को लेते रहना यह गलत है। यह हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा, और कहा कि ईसाई या किसी अन्य धर्म में जाने पर भी व्यक्ति अपनी जाति का मूल पहचान खो देता है। यह हाईकोर्ट की टिप्पणी है, और हाईकोर्ट ने इसमें यूपी प्रशासन को तुरंत संज्ञान लेने का निर्देश भी दिया है। और बड़ी बात कही है, ये तो संविधान के साथ धोखाधड़ी है और इस पर धोखाधड़ी पर सरकार ध्यान दे, हाईकोर्ट ने कहा। एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से भी है, क्योंकि रोहिंग्या घुसपैठिए जो हैं उस पर बेहद सख्त रुख सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया है। रोहिंग्याओं पर सुप्रीम कोर्ट का याचिकाकर्ताओं से सवाल, क्योंकि याचिकाकर्ता गए थे उनके अधिकार को लेकर, तो प्रधान न्यायाधीश CJI जस्टिस सूर्यकांत की बेहद सख्त टिप्पणी आई है। पूछा है कि क्या रेड कारपेट बिछाकर, लाल कालीन बिछाकर घुसपैठियों का स्वागत करें क्या? ये प्रधान न्यायाधीश के शब्द हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश में बांग्लादेशियों और रोहिंग्या घुसपैठियों पर बड़ा अभियान शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य प्रशासन को सख्त निर्देश दिया हुआ है और 17 नगर निकायों में काम करने वालों की सूची बनाने का निर्देश दिया है। साथ ही यूपी के हर मंडल में डिटेंशन सेंटर को बनाने का भी सीएम योगी ने साफ तौर पर निर्देश दे दिया है। तो अदालत से जो ये दोनों की दोनों टिप्पणियां आई, इस पर हमारे दो संवाददाता जुड़ रहे हैं। रामेंद्र सिंह लखनऊ से और विकास सारथी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे दोनों संवाददाता। मैं पहले रामेंद्र के पास ही आज चलता हूं। रामेंद्र, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिल्कुल साफ कहा संविधान के साथ ये धोखाधड़ी है। SC ST का आरक्षण आप नहीं ले सकते अगर आपने धर्मांतरित कर लिया, और यूपी प्रशासन को निर्देश भी दिया है कि जल्दी से जल्दी कर। क्या अब इस पर उत्तर प्रदेश सरकार क्या करने जा रही है? देखिए लालचंद जी, सभी जानते हैं कि संविधान में जो जातियों के पिछड़ेपन का कारण है उसके कारण आरक्षण दिया गया था कि ये ऊपर आ जाए, और इसके अलावा SC ST को और भी सुविधाएं दी जा रही हैं। तमाम ऐसी सुविधाएं जैसे राशन कार्ड की सुविधाएं, तमाम सुविधाएं, जैसे जमीन का भूमि आवंटन उनके लिए किया जाना अगर वो गरीब हैं, तो इस तरह की तमाम सुविधाएं अगर सुप्रीम हाई कोर्ट के जो निर्देश है इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है उत्तर प्रदेश सरकार को जो निर्देश दिए हैं, और उत्तर प्रदेश सरकार लगातार पिछले समय से इसकी तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ईसाई मिशनरियों पर रद्दा कसा है कि ऐसे जो धर्मांतरण है उसको रोका जाए। तो इस निर्देश के आने के बाद, जो आदेश है इसके आने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के हाथ और खुल जाएंगे, और वो लोग जो अपना धर्म छोड़कर गए हैं उनके लिए वो सारी सुविधाएं पाना मुश्किल हो जाएगा। जो आरक्षण है, जो तमाम और राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की SC ST होने के कारण सुविधाएं हैं वो हट जाएंगी। एक बड़ा निर्णय है। और दूसरा, उन्होंने कहा कि धोखाधड़ी कानून के साथ, यानी सारे रास्ते हाईकोर्ट ने खोल दिए हैं कि कानून सम्मत जो भी कार्रवाई है वो की जाए। तो ये हाथ भी सरकार के खोले हैं कि उस तरफ कार्रवाई की जाए। तो एक बड़ा आदेश है जो उत्तर प्रदेश में कुछ दिन बाद आपको दिखने लगेगा लालचंद जी। बिल्कुल, ये उत्तर प्रदेश में इसका असर दिखाई देने लगा। और विकास सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की गई थी, भाई रोहिंग्याओं के भी, घुसपैठियों के भी अधिकार है। तो जिस तरह से CJI जस्टिस सूर्यकांत की टिप्पणी आई है विकास,
इस मामले में तो बिल्कुल साफ संकेत है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें किसी भी तरह की नरमी बरतने के पक्ष में नहीं है। बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कल ये कहा कि अगर कोई व्यक्ति रोहिंग्याओं के संदर्भ में कहा कि सुरंग बना करके लीगल तरीके से भारत में प्रवेश करता है तो उसको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा, तो क्या होगा उनके साथ। क्योंकि यहाँ पर एक याचिका थी जिसमें ये कहा जा रहा है कि कुछ लोगों को राउंड अप किया था एजेंसीज ने रोहिंग्यास को, और उसके बाद से वो लापता हैं। तो याचिकाकर्ताओं का ये कहना है कि उन्हें फोर्सफुली इंडिया से डिपोर्ट कर दिया गया, जिस पर जस्टिस सूर्यकांत की टिप्पणी थी। इसी में एक दूसरा पहलू भी है लालचंद जी, कि उन्हीं सीजीआई ने पहले ये कहा था कि अगर किसी को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर आप राशन दे रहे हैं, जब एसआईआर की सुनवाई चल रही थी कि आप राशन दे रहे हैं, उनको यहाँ पर काम करने दे रहे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन इससे वो चुनाव के लिए अधिकार मांगने लगे, नागरिकता मांगने लगे, ये तो नहीं हो सकता। ये टिप्पणी एसआईआर के संदर्भ में थी। और एक तीसरा और एक मामला था जिसमें एक बांग्लादेशी महिला है, जैसा कि केंद्र का कहना है कि वो बांग्लादेशी महिला है, वो गर्भवती थी, उसके मामले में याचिका लाई गई सुप्रीम कोर्ट। तो सीजीआई सूर्यकांत ने ही उस मामले में ये कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ मानवीय आधार पर इस महिला को आग्रह करेंगे भारत सरकार को कि वो इनको वापस ले आए अपने 8 साल के बच्चे के साथ। और कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद केंद्र ने सिर्फ एक एक्सेप्शन दिया उस महिला के लिए कि उसको अपने 8 साल के बच्चे के साथ भारत लाया जाएगा, बाद में क्या कार्रवाई होगी फिलहाल देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर कोर्ट का बहुत स्पष्ट मानना है कि अगर आप इलीगल तरीके से भारत में प्रवेश करते हैं तो ये आपका अधिकार नहीं बन जाता कि आप पीआईएल लेकर के या रिट पिटिशन हाईकोर्ट में ले जाकर के या ये कहें कि हमको गलत तरीके से देश से निकाला जा रहा है। किसी तरह का रेड कारपेट वेलकम नहीं किया जाएगा अगर आप इलीगल तरीके से भारत में प्रवेश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत बड़ा संकेत सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, क्योंकि इस देश में ऐसी कोशिशें होती रहती हैं कि अब उनके अधिकारों को लेकर के भी कोर्ट चले जाते हैं। लेकिन रामेंद्र, जो बात इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला आया, क्या इस मामले में कोई याचिका दायर की गई थी? क्या इस मामले में कुछ उस इलाके में उत्तर प्रदेश में चल रहा था जिसके मद्देनजर इसको याचिका को डाला गया था इलाहाबाद हाईकोर्ट में? बिल्कुल एक याचिका डाली गई थी। एक व्यक्ति है जो ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए थे और वो पादरी बन गए थे, और वो ये कहने गए थे कि साहब हम तो दलित हैं और हमारा जो अधिकार है, जो मारपीट हुई थी उसको लेकर के गए थे कि हमको हमारे साथ गाली गलौज की गई, तो SC ST का मुकदमा लगाया जाए। ये सारे आधार लेकर को हाईकोर्ट गए, तो हाईकोर्ट ने उसी को संज्ञान लेते हुए कहा कि अगर आप ईसाई बन गए हैं, पादरी हैं, तो आपको SC ST का अधिकार कहाँ से मिला? वो चीजें तो पीछे छूट जाती हैं जब आप धर्म बदल देते हो। जाहिर है कि उनके खिलाफ, और उन्होंने कहा जो मुकदमा पीछे पिछली अदालत में चल रहा है उसमें सुनवाई होगी, हम इस पर कोई ऑर्डर नहीं दे रहे हैं। यानी जो मुकदमा चल रहा है उस पर अगली सुनवाई होती रहेगी, और जो ये आप लेकर के आए हो इशू, इसको हम खारिज कर रहे हैं क्योंकि आप SC ST में आते ही नहीं, आप ईसाई बन चुके हो। तो उस पर ही आदेश आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। बिल्कुल, उस पर यह आदेश आया है। विकास, इस मामले में जो याचिका है, अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में आगे क्या होने वाला है, इसके बारे में कोई संकेत, और क्या जो याचिकाकर्ता के वकील हैं उनकी तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया आई? देखिए, याचिकाकर्ता को यह आश्वासन कोर्ट ने हालांकि दे दिया था कि हम आपकी बात को फिर भी सुनेंगे, लेकिन आप जिस तरह से यहाँ पर एक इस तरह से अधिकार मांग रहे हैं, राइट मांग रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट तुरंत इंटरवेंशन करे और जो कार्रवाई की गई वो पूरी तरह से गैर कानूनी है, उसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह की बात आप यहाँ नहीं कह सकते। जब तक कि नागरिकता सुनिश्चित नहीं हो जाती आप ये कैसे कह सकते हैं कि उनको गलत तरीके से डिपोर्ट किया गया है। तो जहां तक मेरिट्स का मामला है, कोर्ट ने कहा कि हम फिर भी आपकी बात सुनेंगे, लेकिन आप ये उम्मीद मत कीजिए कि सरकार या कोर्ट इलीगल तरीके से प्रवेश करने वालों के लिए यहाँ पर कोई बहुत हाथ जोड़े खड़ा है या उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर तैयार है। मेरिट्स पर तो बात आगे होगी, लेकिन इस तरह की डिमांड करना कि हमें अर्जेंटली सुना जाए और अर्जेंटली कोई रिलीफ दिया जाए, ये संभव नहीं है कोर्ट के लिए, और कोर्ट ने इसको आगे सुनवाई के लिए लिस्ट जरूर कर दिया है। आने वाले दिनों में साफ होगा कि जो बाकी लोग हैं उनके बारे में कोर्ट क्या अपनी राय रखता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विकास सारथी जुड़ने के लिए, और रामेंद्र आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और तमाम विश्लेषण करने के लिए। तो इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।